दोस्तों, आज फिर सोमवार 4 बजे आपके सामने डॉक्टर एमी दुआ, एरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज क्या बोलूं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि दुआ जी बिहार के बारे में बोलिए, बिहार के बारे में कुछ अपना मंतव्य रखिए। बिहार में अगले महीने चुनाव शुरू हो रहा है और उस पे मैंने बहुत सारे मेहनत किए। काफ़ी कोई 100 से ज़्यादा प्रवासी एनआरआई जो बिहार से बाहर हैं उनसे संपर्क किया। वहाँ के तमाम लीडरों और तमाम बुद्धिजीवियों से भी बात किया। वहाँ भाभी जी बनकर महिलाएं एंकर ने बहुत सारे रिपोर्ट जमा किए। पत्रकार वहाँ घूम रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हों, चाहे वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हों, तमाम लोग वहाँ घूम रहे हैं। मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन कोरोना की वजह से मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ। लेकिन मैं लगातार बिहार के लोगों से संपर्क में हूँ। बिहार के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। और ऐसी सूरत में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाहर विदेशों में रहने वाले जो बिहार के लोग हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई आप बिहार में आइए और बिहार के विधानसभा में आप अपनी भूमिका दीजिए, आप उसमें हिस्सा लीजिए। लोगों ने कहा ना, हम प्रवासी हैं, हम बाहर रहने वाले लोग हैं, परवासी हैं। जो वहाँ के वासी हैं वो बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं, वो ज्ञान से ओत-प्रोत हैं और वो जो है एक इतिहास रचने वाले हैं। मैंने कहा कैसा इतिहास? कहा कि भाई हम जो वहाँ के वर्तमान सरकार है उसको हम हटा करके तेजस्वी के हाथों में देने जा रहे हैं, लालू जी के हाथों में देने जा। तो मैंने कहा, पूछा, लोगों ने पूछा कि भाई वो चारा खाए? कहते वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ का बहुत अच्छा इतिहास है। हमारे राजा लोग 10 देशों का एक देश पे राज्य किया। वहाँ हमारा पहला जो है विश्वविद्यालय रहा, बच्चों को पढ़ाया। ये अलग बात है कि हमें पढ़ना नहीं आता, हम कागज़ों में लिखते हैं और हम जो है बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। चाहे हमें सारे विश्व में, चाहे वो किसी भी देश में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, वो बिहारी कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम बिहारी लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और वो इसी गुमान में जी रहे हैं। और उसी पे मुझे एक बिहार के मेरे साथी ने एक रिपोर्ट भेजा, उसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का इतिहास का जो दौर था उसमें हम भारत के लोग बहुत दुखी थे। आज हमारे सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, वो भी कहते हैं कि 70 साल हमें बेवकूफ़ बनाया, दुखी रहे। और आज हम बहुत सुखी हैं क्योंकि एक नया अवतरित हमें भगवान जो मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो फैक्ट्रियां में रात दिन काम चल रहा था और काम पर
काम करते हुए लोग दुखी थे। अपनी मिलने वाली पगार से लोग दुखी थे। सरकारी बाबू की तनख्वाह समय समय पर आने वाले वेतन आयोग से बढ़ रही थी। हर 6 महीने साल भर में 10% तक के महंगाई भत्ते मिल रहे थे। नौकरियां खुली हुई थी। अमीर, गरीब, स्वर्ण, शोषित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए यूपीएससी था, एसएससी था, रेलवे थी, बैंक नौकरियां थी और प्राइवेट सेक्टर उफान पर था। मल्टीनेशनल कंपनियां जा रही थी, जॉब दे रही थी। हर छोटे बड़े शहर में ऑडी और जगुआर जैसी कारों के शोरूम खुल रहे थे। हर घर में 1 से लेकर 3-4 तक अलग अलग मॉडल की कारें आ रही थी। प्रॉपर्टी बूम था। नोएडा से लेकर पुणे, बेंगलोर तक, कलकत्ता से बम्बई तक फ्लैटों की मारामारी मची हुई थी। महंगे बिक रहे थे, फिर भी बुकिंग कई सालों की थी। मतलब हर तरफ, हर जगह अतः दुख ही दुख 2014 से पहले पसरा हुआ था, फैला हुआ था। लोग नौकरी मिलने से, तनख्वाह, पेंशन और महंगाई भत्ता मिलने से बहुत दुखी थे। प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर में मिलने वाले लाखों के पैकेज से लोग दुखी थे। कारों से, प्रॉपर्टी से, शांति से बहुत लोग दुखी थे। फिर क्या था? यूँ कहें, प्रभु से भारत की जनता का यह दुख देखा न गया। तब अच्छे दिन का एक वेद मंत्र लेकर भारत की पवित्र भूमि पर अवतारी बाबा का अवतरण हुआ। भले भले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जनता ने कहा, कीजिए प्रभु लीला अति प्रियशाला। प्रभु ने चमत्कार दिखाने आरंभ किए। जनता चमकित होकर देखती रही। लगभग 10% की रफ्तार से चलने वाली तीव्र अर्थव्यवस्था को शून्य पर पहुंचाया प्रभु ने, और इसके लिए रात दिन अथक प्रयास किए कृपालु ने। विदेशों से काला धन लोगों के बजाय जनता का, बाप दादाओं का खजाना खाली करवा दिया, क्योंकि देश की सारी जनता ही चोर निकली, ऐसा वर्तमान सरकार समझने लगी। सारा काला धन छिपाए बैठी थी और प्रभु तो सर्वज्ञानी है। बाबाओं ने एक ही झटके में खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, और इस ऐतिहासिक लीला को नोटबंदी का नाम दिया गया। अब तमाम संवैधानिक संस्थाएं, रेलवे, एयरपोर्ट, दूरसंचार, बैंक, एम्स, आईआईटी, आईएसआरओ, सीबीआई, रॉ, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी आदि जो पहले वाले क्रूर शासकों ने बनाई थी, उनके विध्वंस किया और उन्हें संविधान, कानून और नैतिकता के पंजे से वर्तमान सरकार मुक्त कर दी। रिजर्व बैंक नाम की एक ऐसी ही संस्था थी जो जनता के पैसों पर किसी नाक की भांति कुंडली मारकर बैठी रहती थी। प्रभु ने उनका तमाम पैसा, जिसके जनता अपना समझने की भूल समझती थी, तमाम प्रयासों से बाहर निकालकर उस रिजर्व बैंक को पैसों के बाहर से मुक्त किया। प्रजा को इस सब कार्यवाहियों से बड़ा आनंद मिला और करतल ध्वनि से जनता ने आभार व्यक्त किया और प्रभु के गुणगान में लग गई। प्रभु ने ऐसे अनेक लोकायुक्तियाँ काम किए, जैसे सरकारी नौकरियां खत्म करने का पूर्ण प्रयास, बिना यूपीएससी सीधा उप सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव नियुक्त किया। बड़े बड़े पदों पर मनमानी नियुक्तियां, ईमानदारी से काम करने वालों को सेवानिवृत्त, महंगाई भत्ता रोकना आदि ये हमारे आज के प्रभु जी कर रहे हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग में 30 से 40% की वृद्धि से दुखी रहते थे। फिर 7वें वेतन आयोग में जब मात्र 13% की वृद्धि ही मिली, तब जाके कहीं
सरकारी कर्मचारियों को संतुष्टि मिली, वरना पहले के पूर्व शासक तो कर्मचारी के तनख्वाह में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता की मदद में दोस्तों बीच में कुछ इंटरप्शन हमारे ऑनलाइन में हो रहे हैं। तो आज हमारे जो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम अवतारी बाबा को, जो हमारे सबका कल्याण करता, जय मोदी हरे केंद्र जो कर रहे हैं, हम उनका भी जयकार करेंगे। बाबाओं के राज में गरीबों की प्रभु को इतनी चिंता और फिक्र है कि देश का सारा खजाना उन पर न्यौछावर कर दिया गया है। कुछ खास उनके खास दोस्तों में 20 लाख करोड़ रुपए अमीरों को दे दिए गए प्रभु ने, ताकि ये अमीर जीवन भर गरीबों को गुलाम बना कर रखें और उनका शोषण करें। धन्यवाद प्रभु जी। यदि प्रभु के सारे कुल कृत वर्णन किए जाए तो सारे भारत की भूमि और सारी नदियां का जल भी फीका पड़ जाए। आप सभी समझते हैं बिहार के अंदर जो लोग हैं बहुत ही ज्ञानी हैं, और ऐसी सूरत में जहां वो त्रस्त हैं वहां वो खुश भी हैं कि एक चोर को छोड़कर दूसरे चोर को, जो 8वीं फेल है, उस पे अब वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे गोरे चीटे चिकने बच्चा है, हम उसे ही लाना चाहते हैं। तो एक ने चारा खाया, दूसरा जलेबी खाएगा या क्या मालूम, लेकिन वहाँ के लोग में अभी जो ज्ञान का अंबार है, उसमें जो छोटी छोटी पार्टियाँ या जो लोग वंचितों को, शोषितों को न्याय देना चाहते हैं, कर्पूरी मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी अज्ञानी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। और जो वहाँ की जनता है वो एक चोर को हटाकर दूसरे चोर को लाएंगे, दूसरे चोर के बाद तीसरे लाएंगे, यही अभी उनकी परिपाटी है। तो वहाँ का जो आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आम आदमी की बात कीजिए दुआ जी, तो भाई आज आम का सीज़न ख़त्म हो गया है मेरे दोस्त, आम की बात क्या करूं। आम जब कच्चा तो उसको अचार बना के खाए, आम जब पका तो चूस करके खाए। अब तो आम का सीज़न ही ख़त्म हो गया, इसलिए आम आदमी तो रहा नहीं। अब आम जो बचे हैं, आम आदमी जिसको आप कह रहे हैं, वो तो शराब बंदी बिहार में है, बिहार में शराब की बंदी रखा गया है। लेकिन वहाँ मैंने जब पता किया तो मालूम हुआ कि शराब पहले गरीब के घरों में बनता था, लेकिन अब शराब जो है नेताओं के कोठियों में, बड़े बड़े घरानों में बन रहे हैं, और इलेक्शन मुंह पे है तो शराब का तो बंटना बहुत लाजमी है, उसके बिना तो मज़ा नहीं आता। जनता 8 रुपये की पोंछ लेगी और मस्त होकर उन्हीं को वोट देगी जिनसे उनको शोषित होना है, जिनसे वो डंडे खाने हैं, तो वो वोट देंगे। तो इसलिए जो हमारे जो NRI, जो मैंने 100 से ज़्यादा प्रवासियों से जो संपर्क किया, उन्होंने कहा कि बिहार में नहीं जाना चाहता, चाहे वो NRC आ जाए, चाहे CA आ जाए, कुछ भी आ जाए, भैया मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। और बिहार में बहुत ज्ञानी लोग हैं, और बिहार का जब तक पूरा विकास ना हो जाए, यानी पूरा बर्बादी ना हो जाए, जब तक वहाँ आम पक ना जाए, तब तक वहाँ जाना, वहाँ काम करना आसान नहीं है। तो वहाँ की जनता पे छोड़ दीजिए कि जनता किसे और कैसे बनाती है और कहाँ जाती है बिहार। अभी तो भारत के 36 राज्यों में बिहार सबसे अव्वल दर्जे, सबसे अगर उसको सीरियल बनाया जाए तो चाहे वो नीचे ही है, लेकिन एक नीचे भी तो सबसे नीचे तो है ना।
कोई ऊपर रहता है कोई बात नहीं, नीचे रहना जो सबको बैलेंस बनाता है, ये वो अपनी शान है। बैलेंस बना करके नीचे जो रहता है वो उसको जो है बेस कहते हैं। इसलिए बिहार तो अब भारत का बेस है। तो भारत के बबुआ अब चिकने लोगों को वोट देंगे। वहाँ जो है गांव देहात में लौंडों की डांस होती है तो उन कहते हैं ये बड़ा अच्छा बबुआ, और वो जो है रावण बड़ा ज्ञानी, तो उनको वो सारे वोट देंगे। वो बड़े धार्मिक लोग हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं और राजनीतिक में बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। तो वहाँ जो सामाजिक सरकार वाले वहाँ जो बिहार को बदलें या देश को बदलें या राजनीति को बदलें, ऐसे लोगों की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो वही होंगे। बाकी लोग जो है जात धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, जो शोषित हैं, दंडित हैं, वो 5 रुपया में बिकने के लिए मुफ्तखोरी लालच भरा पड़ा है। और यही आने वाले चुनाव में वहाँ दिखेगा। तो ऐसे में बिहार में क्या कहूँ, बार बार मैं कहता हूँ गांधी जी का 3 बंदर, वो स्टैचू को मैं बार बार याद रखता हूँ। तो ज़्यादा नहीं बोलने का है, ज़्यादा देखने का नहीं है, ज़्यादा सुनने का नहीं है। जो अभी अवतारी बाबा आ गए हैं, जो आपको बड़ा सुकून दे रहे हैं, आपको बहुत शाइनिंग इंडिया का पहचान दे रहे हैं, उनका ज़रा मूर्ति बनाइए, उनका पूजन कीजिए। जहाँ 31 करोड़ देवी देवता हुए, एक और देवता को जो आ गए हैं उनको मान लीजिए। चूँकि हमारा भारत जो है बहुत सम्मान करता है। हमारे के यहाँ भगवान पहले बहुत हुआ करते थे, अब भगवान बहुत देर हो गया, इसलिए एक भगवान जी, एक प्रभु जी आ गए हैं। इसलिए ओम जय जगदीश हरे की जगह ओम जय मोदी जी हरे हरे का नारा लगाइए। ऐसा ही एक वातावरण है। अगर ऐसा ना करेंगे तो आप में अस्थमा लगेगा, आपको और भी कई कानून के तहत आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। हमारे बहुत सारे साथी, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो दिल्ली से हों, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों से, जो सामाजिक सरकार में रहा, जिसने आवाज़ उठाया अपनी अभिव्यक्ति के लिए, उनको जेलों में डाल दिया गया है। बड़े अच्छे पदों पे रहने वाले, पुलिस डिपार्टमेंट से रहने वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि आप सभी लोग को जानते हैं। और जो लोग अच्छे काम करेंगे उनको हमारे जो आज के प्रभु जी हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए धन्य हो प्रभु जी, आपको सत सत नमन। बिहार अभी गर्त में जाने वाला है, अभी और जाएगा और तब क्रांति आएगी। मैं तो सद्बुद्धि देना चाहूँगा और इसी सद्बुद्धि को लेकर करके जो मेरा मूवमेंट है वो मैं काम कर रहा हूँ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ANP इसके लिए लगातार प्रयासरत है और हम इस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं कि एक दिन जन क्रांति आएगा, एक दिन बदलाव आएगा। और जो बिखरे हुए लोग हैं, जो 5000 पार्टियां इधर से उधर हैं, जो अच्छे सच्चे लोग हैं, उनका भी एक वक्त आएगा। और ये वक्त ज़्यादा देर नहीं, 2024 में बहुत कुछ, बहुत बड़ी क्रांति आएगा। याद रखना, आपका डॉक्टर एम दुआ। जय हिंद, जय भारत। अगले सोमवार को 4 बजे फिर मिलेंगे। नमस्कार।